नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े। आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट्स को वॉइस में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। आप लोग ने कहा कि मैम वॉइस क्लियरिटी नहीं है। आज की क्लास में आप देखिएगा, मुझे लगता है आज आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि वॉइस में कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकता का सबसे बेहतर वर्णन करता है? ऑप्शन ए आपको दिया है जनजातीय शिक्षा पोर्टल, दूसरा आपको दिया गया वस्त्र शिक्षा पोर्टल, तीसरा आपको दिया गया कृषि शिक्षा पोर्टल और आखिरी में आपको दिया गया है सांस्कृतिक शिक्षा पोर्टल। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए मुझे। यहां पर अगर आपको एकता का फुल फॉर्म पता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। एकता का जो फुल फॉर्म है वो है एकीकृत, के से कृषि, एस से शिक्षा हो जाएगा कृषि शिक्षा, तकनीकी, याद रखिएगा ये पूरा के से कृषि शिक्षा की बात हम करते हैं, फिर तकनीकी आयाम। अब आपको उत्तर मिल गया होगा। यहां पर एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम एकता का फुल फॉर्म है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपकी कृषि शिक्षा पोर्टल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल एजुकेशनल पोर्टल से। सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा। विशेष प्रावधानों एवं संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो चलिए बताइए क्लास, यहां पर आपका कौन कौन सा सही है? आर्टिकल 371 बी जो है वो आपका असम से रिलेटेड है, एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, एफ जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। यहाँ पे तीनों आपके सही सुमेलित हैं, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 371 की जब हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो आपका नागालैंड से रिलेटेड है, बी जो है वो असम से रिलेटेड है, सी मणिपुर से रिलेटेड है, डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना से रिलेटेड है, ई जो है वो भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, एफ जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है, जी जो है वो मिजोरम से रिलेटेड है, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, जे कर्नाटक से, ठीक है। यहां पर मैंने तो नमाज मग ऐसे करके याद किया था। आपको अगर कोई और अच्छा शॉर्टकट याद है या किसी और तरीके से आपने याद किया है तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहां पर जब मैंने नमाज मक याद किया था तो यहां पर देखिए एन से नागालैंड, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा जो मैं बताने जा रही हूं, एन से आपका नागालैंड था, ए से आपका असम था, ठीक है, फिर एम से मणिपुर था। यहाँ पे जो दूसरा ए था आपका अरुणाचल आंध्र प्रदेश के लिए उसने 2 आर्टिकल्स को कवर किया था। यहाँ पर देख लीजिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड डी और ई दोनों है, ठीक है। फिर एस सिक्किम था, फिर एम जो था वो मिजोरम था, ठीक है।
फिर ए जो था यहाँ पर मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश था, जी गोवा था और के कर्नाटक था। ठीक है, तो यहां पर क्लास आप याद रख सकते हैं नमास, नमास, ठीक है, और ये नमास मग। यहां पर ए ये हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी और ई दोनों होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में डी और ई दोनों होगा। फिर एस मतलब सिक्किम, एफ हो जाएगा। सिक्किम के बाद ये आपका मिजोरम हो जाएगा जो कि जी हो गया। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश ये आपका क्या हो गया, एच हो गया। गोवा आपका आई हो गया और कर्नाटक आपका जे हो गया। ये याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है, तो इसीलिए याद कर लीजिएगा। जहां भी पढ़ते हैं वहां पर लिख लीजिए नमास मग, बस यहां पर ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के लिए 2 आर्टिकल है, डी और ई दोनों, इसमें मत गड़बड़ करिएगा। ठीक है, कहीं ऐसा मत करिएगा यहां पर डी लिख के यहां पर जब सिक्किम की बात आए तो ई लिख दीजिएगा, नहीं, डी और ई जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न यहां पर दिया गया है, मर्केल सेल पॉलियोमा वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बन सकता है? फेफड़े के कैंसर का, पेट के कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर या फिर त्वचा का कैंसर? यहां पर वायरस का नाम दिया गया है मर्केल सेल पॉलियोमा। ठीक है, ये जो है वो त्वचा का कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ये वायरस। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्दावली किसने दी है? बताइए। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात किसने की है? यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको कि हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, इनके द्वारा दी गई है, वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई है, बताइए, या फिर जिग्मे सियंगे वांगचुक द्वारा या फिर अमर्त्य सेन द्वारा? तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात की गई है, तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो सही उत्तर है वो आपका सी सही है, जिग्मे सियंगे वांगचुक द्वारा आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस शब्दावली का प्रयोग किया गया था पहली बार। ठीक है, और ये जो थे वो भूटान के चौथे राजा थे, ये चीज याद रखिएगा। 1972 में जब उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय खुशहाली को अधिक महत्वपूर्ण घोषित किया था, तब से ये कॉन्सेप्ट आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस आपका फेमस हो गया, न्यूज में रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके भूटान के चौथे राजा थे, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न, आईयूसीएन के अनुसार एक प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि यह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया हो, कब तक, कितने वर्षों तक? कोई अपने प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में अगर कितने वर्षों तक नहीं देखा गया हो तो हम उसको एक्सटेंट कहेंगे, मतलब हम उसको विलुप्त कहेंगे। ये बताना, 25, 40, 50। तो यहां पर क्लास आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। 25, 40, 50 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है इनमें से कोई नहीं। देखिए, 1994 के पहले ये धारणा थी कि अगर कोई भी प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों तक नहीं देखी गई है तो हम उनको विलुप्त मानेंगे। पहले 1994 के पहले थी, यहां पर मैं व्याख्या में दिखाती हूं आपको। देखिए, वर्ष 1994 से पहले आईयूसीएन का मानना था कि एक प्रजाति को तभी विलुप्त माना जाएगा यदि यह पिछले 50 वर्षों के दौरान जंगल में ना देखी गई हो। ठीक है, हालांकि 1994 के बाद की अपनी सिफारिश में आईयूसीएन ने 50 साल के नियम को निरस्त कर दिया और विलुप्त श्रेणी को जब किसी प्रकार का संदेह न रह जाए कि किसी प्रजाति का अंतिम जीव भी समाप्त हो गया है के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब जब ये संदेह ही नहीं रहे, एकदम हो जाए कि अब इसका जो एक इस प्रजाति का जिसकी बात हम कर रहे हैं वो विलुप्त प्रजाति में जिसको हम रख रहे हैं उसका एक भी, मतलब यहां पे देखिए क्या लिखा है, विलुप्त श्रेणी को जब किसी प्रकार का संदेह न रह जाए कि उस प्रजाति का, किसी प्रजाति का अंतिम जीव भी समाप्त हो गया, मतलब अब समाप्त हो गया है, तब हम उसको
विलुप्त की कैटेगरी में रखेंगे। पहले 1994 के पहले आपका ये 50 वर्ष का था, ठीक है, कि 50 वर्ष तक अगर किसी को नहीं देखा गया तो हम उसको विलुप्त मानेंगे। लेकिन अब क्या बोला गया है, अब ये संदेह ही ना रह जाए कि उस प्रजाति का अंतिम जीव भी अब समाप्त हो चुका है, तब वो विलुप्त प्रजाति में परिभाषित रख दिया जाएगा उसको, या रखा जाएगा। चलिए 6वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी महासागर के शैडो जोन की विशेषताएं हैं। शैडो जोन की बात की गई है। जो शैडो जोन होता है वहां पे ऑक्सीजन की कमी वाला जोन होता है, वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट जोन होता है। महासागर का सबसे पुराना जल वहां पर मिलता है हमें। बढ़ते प्रभाव के बीच स्थिर जल मिलता है, या फिर सभी, ये सभी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी हम किसी भी महासागर में शैडो जोन की बात करते हैं तो वहां पर आपके ऑक्सीजन की कमी होगी, ये बिल्कुल सही है। वहां पर जो महासागर का सबसे पुराना जल हमें मिलेगा, ओल्डेस्ट वाटर, ये भी सही है। और आप देखेंगे महासागर में आपके जो प्रवाह है, ठीक है, जो वाटर है उसमें हमेशा आपको ऐसे ऐसे वेव्स दिखेगी ना, लेकिन जो शैडो जोन है वहां पर बढ़ते प्रभाव के बीच में स्थिर जल मिलेगा, आपको रुका हुआ ठहराव वाला जल मिलेगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ये सभी शैडो जोन की विशेषताएं हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन डेफिशिएंट जोन होगा, ओल्डेस्ट वाटर ऑफ ओशियन होगा, स्टैग्नेंट वाटर बिटवीन द राइजिंग करंट, वाटर स्थिर होगा, ठीक है, करंट्स के बीच में। चलिए अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। तो बताइए, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है। लालजी सिंह को, ठीक है, मेघनाथ साहा को, सीएनआर राव को, या फिर एमएस स्वामीनाथन को। तो आपका सही उत्तर यहां पर क्या है, यहां पर आपका सही उत्तर है डॉक्टर लालजी सिंह को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडिया डीएनए प्रिंटिंग, ठीक है। फिंगर प्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जनक डॉक्टर लालजी सिंह को कहा जाता है। 2017 में इनका निधन हो गया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक को देखते हैं हम। सूखा तब होता है जब सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा प्राप्त हो, ठीक है। दूसरा है आपका, एक चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्र प्रायः कम और अत्यधिक अस्थिर वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। फिर दूसरा आपको दिया गया है, पारिस्थितिक चरण के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उनकी प्रकृति उग्र होती जा रही है। और आखिरी आपको दिया है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो बताइए क्लास, इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सूखा वर्ष तब होता है जब समान वर्षा से 75% की कम वर्षा प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही है, पहला जो दिया गया है आपको, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर दूसरा जो आपको दिया गया है, क्रोनिक डॉट की बात की गई है, सूखे की बात की गई है, वहां पर जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है और अनरिलायबल होती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कम होती है और अत्यधिक अस्थिर वर्षा प्राप्त होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपको पता है फ्लड जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही है ड्यू टू इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, ठीक है। प्राकृतिक, यहाँ पे क्या लिखा, पारिस्थितिक क्षरण के कारण बाढ़ की घटना में वृद्धि हो रही है। आप देख रहे हैं बाढ़, अभी दिल्ली में बाढ़ आ गई और उनकी प्रकृति उग्र हो रही है, ये भी सही है। तो इनमें से तीनों आपके जो है वो बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न बड़ा था लेकिन प्रश्न आसान था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण के रूप में दर्शाया गया है। तो बताइए, केंद्रक को कोशिकाओं के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, कारण क्या दिया गया है, कोशिका में उत्पादित ऊर्जा मुद्रा को एटीपी के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो न्यूक्लियस इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बताइए मुझे, क्या हम न्यूक्लियस को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, केंद्रक को हम कोशिकाओं की ऊर्जा का ग्रह कहते हैं? नहीं, किसको हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा,
ठीक है, ये आपका गलत है, न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है क्लास, ये चीज गलत है ना। दूसरा चीज जो आपको दिया गया है कि कोशिकाओं में उत्पादित ऊर्जा मुद्रा को एटीपी के रूप में संदर्भित किया जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ए तो आपका गलत है, आर आपका सही है, डी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। पंचायत अधिनियम 1996 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से आपके सही हैं? एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया की बात की गई है यहाँ पर। अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है। ठीक है, शेड्यूल एरियाज की बात की गई है और बोला गया है शेड्यूल एरियाज में जितनी भी सीटें होंगी चेयरपर्सन की एट ऑल द लेवल शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दूसरा आपको दिया गया अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वानुमान लाइसेंस या खनिज के लिए खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की अनुशंसा आवश्यक होगी। द रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा और द पंचायत शैल बी मैंडेटरी फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग द लाइसेंस ऑफ माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स इन शेड्यूल एरिया। तो बताइए यहाँ पर आपका सही क्या है? ठीक है, उत्तर सही पूछा गया है। याद रखिएगा क्लास, जब भी हम अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो भी अध्यक्ष जो होंगे, अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा जो आपको दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जब भी लाइसेंस प्रोवाइड करना होगा या माइनिंग लीज देना होगा फॉर द माइनर मिनरल्स, तो ग्राम सभा के रिकमेंडेशन की आवश्यकता होगी, ये भी सही है। ये वाला स्टेटमेंट तो आपके यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है आपसे, तो जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, समता, पंथ निरपेक्ष या फिर अखंडता। इसमें बोला गया कौन सा इनमें से नहीं था? तो हमने जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी तो यहाँ पर हमने किसकी बात की थी? समाजवादी, सोशलिस्ट की, सेक्युलर की और इंटेग्रिटी की। समता की बात नहीं की गई है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न हम देखेंगे। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? ठीक है, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ पर है? 5 में है, 6 में है, 7 में है या फिर 8 में है? आपको बताना है। तो बताइए, लिखते हुए चलिए। बिहार में है ना, हमारे यूपी में है ना, है। ठीक है, हमारे यूपी में है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 में है। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, बी सही उत्तर है। आप लोग में से और किसी को कोई और स्टेट तो नहीं याद आ रहा है ना? मुझे तो इतने ही स्टेट याद हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? बिहार है, ठीक है, और यूपी है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र है और तेलंगाना है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। नगरीय स्थानीय सरकार के विषय से संबंधित मामले का निपटान निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो बताइए, नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, कैंटोनमेंट बोर्ड के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा, कैंट एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा,
केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा। यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है और बोला गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं तो वहां पर डिफरेंट मिनिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है। जब हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं कैंट वाले एरिया में, तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है, ठीक है। यूटीज में बात करते हैं तो होम मिनिस्ट्री की बात हम करते हैं और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका तीनों ही बिल्कुल सही है, तीनों मंत्रालय अपना अपना रोल प्ले करती है। उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है क्लास। चलिए अगला हम देखते हैं 14वां प्रश्न। अच्छे प्रश्न है आज के क्लास में। निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का अंश नहीं है, अंग नहीं है, ठीक है। तो बताइए, जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और भारत के महान्यायवादी आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन नहीं आते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो आपका जुडिशरी का पार्ट हुआ ना। हम हमेशा बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव हो गए, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका का हिस्सा हुआ ना सीजीआई, जुडिशरी का हिस्सा हुआ, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। समझ में आ गया ना? ठीक है, हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, लेजिस्लेचर की बात करते हैं और जुडिशरी की बात करते हैं। तो यहां पर आपका सीजीआई जो है वो जुडिशरी का हिस्सा है, न्यायपालिका का हिस्सा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो जब हम देखते हैं वर्ष 2003 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके के थ्रू ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ये कौन सा अमेंडमेंट था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखिएगा। इसके थ्रू ये बोला गया था। तो आपका सही उत्तर जो है वो है सी। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 16वां प्रश्न। लोकसभा कौन सा प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को हटा सकती है? तो बताइए, विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या फिर निंदा प्रस्ताव? यहाँ पर क्या बोला गया है? लोकसभा कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग बताइए, प्रिविलेज मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर सेंसर मोशन? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर आपका कौन सा मोशन होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको रिजाइन करना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। ये चीज पता है ना? ठीक है। सेंसर मोशन की जब हम बात करते हैं, निंदा प्रस्ताव की, तो निंदा प्रस्ताव भी आपका लोकसभा में पास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव आ सकता है, ठीक है। जैसे कोई मंत्री है, कोई पोर्टफोलियो अपना लिया है और उसको वो बता रहा है आपको नहीं पसंद आया, तो लोग उसके अगेंस्ट सेंसर मोशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वो मंत्री हटेगा, पूरा मंत्रिमंडल को नहीं इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जब आपका अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हम आर्टिकल 75 की बात करते हैं, क्लास कहाँ गया, आर्टिकल अनुच्छेद 75 की जब हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति आपका उत्तरदायी होता है? परीक्षा में आपको दे देगा मंत्रिमंडल जो होता है वो उत्तरदायी होता है पार्लियामेंट के प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति, लोकसभा के प्रति, या फिर इनमें से किसी के प्रति नहीं। तो याद रखिएगा, जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है। बहुत से बच्चे परीक्षा में पार्लियामेंट टिक लगा के चले आते हैं, संसद, उनका आंसर गलत हो जाता है। 75वें जो अनुच्छेद है उसमें बोला गया है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि मंत्रिपरिषद तब तक ही पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा वह यह विश्वास खो देगा और तुरंत ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ेगा। चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। ग्राम सभा क्या है पूछा गया है। बताइए ग्राम सभा क्या है जल्दी से। या एक गांव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं। दूसरा है केवल बुजुर्ग पुरुष जनसंख्या की एक संगठित सार्वजनिक बैठक है। फिर तीसरा है या उन लोगों का एक समूह है जो राज्य विधायिका में नामित है। और आखिरी है आपको या एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें पंचायत के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए ग्राम सभा क्या है क्लास। आपको पता है ना ग्राम सभा क्या है। या एक गांव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं। जितने भी आपके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो इस विलेज असेंबली में आपके होते हैं। ये एक विलेज असेंबली है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर। तो आपका ए सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत जनहित याचिका PIL पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो बताइए किसमें PIL के थ्रू विचार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आपको दिया गया है दंगा पीड़ित की याचिकाएं। ठीक है, पारिवारिक पेंशन की बात की गई है। फिर उसके बाद उपेक्षित बच्चे की बात की गई है और लास्ट में आपको दिया गया है मकान मालिक किराएदार मामले। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी, मकान मालिक और किराएदार मामलों में हम PIL दायर नहीं कर सकते हैं। तो डी आपका सही उत्तर है। अब PIL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे PIL की जब हम बात करते हैं, जनहित याचिका की बात करते हैं, तो इस अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास कहाँ पर हुआ था। सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपसे पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्पत्ति एवं विकास कहाँ पर हुआ था तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा। अब हम भारत के कंटेक्स्ट में आए तो ये याद रखिएगा कि 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था PIL, और यहाँ पे न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके परीक्षा में पूछा गया है कि किसके द्वारा। तो इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना, VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। ठीक है, PIL की अवधारणा को इन्होंने ही अग्रणी किया था भारत के में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को एक कानूनी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया है जो कि सार्वजनिक हित या सामान्य हित को लागू करने के लिए न्यायालय में शुरू की गई है। इसमें जनता या समुदाय के लोगों के आर्थिक हित, लाभ या कुछ हित है जिनके द्वारा उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा क्लास, ये चीज हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप PN भगवती का नाम आप सभी ने याद रखा है और VR कृष्ण अय्यर का भी नाम आप याद रखेंगे। कहाँ से मेनली ये लिया गया है, USA से लिया गया है। ठीक है, चलिए 19 प्रश्न को अब हम देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे आपका ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की बात की गई है 1969। ठीक है, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969। रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण की बात की गई है। वसुंधरा, तो वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की बात की गई है। फिर महानदी जल विवाद की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। जब हम बात करते हैं यहाँ पर नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर आपका 1969 दिया गया है जो कि सही है। ठीक है, रावी और ब्यास की बात करेंगे तो 1986 दिया गया है जो कि सही है। वंशधारा की हम बात करेंगे, वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की, तो 2005 दिया गया है ये। ठीक है, यहाँ पर आपका 2005 नहीं है, ये क्या है, ये आपका है 2010। ठीक है, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की बात करेंगे 2018, ये सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
2005 नहीं 2010 होना चाहिए। और ये किन किन, इनमें कौन कौन से आपके वंशधारा की बात करेंगे, कौन कौन से आपके स्टेट शामिल थे, तो याद रखिएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नर्मदा आपको पता ही है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए अगला हम देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था का प्रादुर्भाव हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, बताइए कब ओरिजिनेट हुआ था। उच्च न्यायालय की बात की गई है 1858, 1862, 1881 और 909 में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम 1862 की बात करते हैं तो यहां पर ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे 1862 में। फिर इसके बाद 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, +4 कर रही हूं, 1866 में, यहां पर मैं लिख लूं, देखिए यहां पर जब हम 1862 की बात करते हैं उस समय हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था कहां कहां, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में, फिर बॉम्बे में और मद्रास में। ठीक है, याद रखिएगा 1862 में। 4 साल बाद की जब हम बात करेंगे तो 1866 में एक और हाई कोर्ट आपका बना था, कहां पर, इलाहाबाद में। अब प्रयागराज हो गया है, उस समय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 21वां प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना था। ये तो मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर क्या है, यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई थी सबसे पहले। यहां पर अगर आप देखेंगे तो नागौर जिला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न हम देखते हैं 22वां प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है। मैं आपको बता दूं क्लास कि अभी हम लोग ज्योग्राफी के भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अभी पॉलिटी डिस्कस करें, अभी ज्योग्राफी के मैपिंग के भी प्रश्न आएंगे, तो जिनको वो देखना है वो क्लास में अभी बने रहें। ठीक है, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो किसमें हमने अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन की बात की है, तो बताइए 2nd, 3rd, 5th या फिर 9th। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, यहां पर आपका सही उत्तर है 5वीं अनुसूची में, 5th। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है ये 5वीं अनुसूची। ठीक है, और दूसरी ओर संविधान की जब हम 6वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, समझिए 5वीं अनुसूची में हमने कहा है कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जाति है उनके प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है 5वीं अनुसूची, केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। ठीक है, और यही चारों को हमने फिर 6वीं अनुसूची में रख दिया है। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 6वीं अनुसूची में हमने किन किन स्टेट की बात की है, तो आप याद रखिएगा असम की, ठीक है, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। ठीक है, यहां पर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए यहां पे मिजोरम हो गया। ठीक है, आप याद रख सकते हैं नो मनी इन एटीएम। ठीक है, ऐसे याद रखिए, नो मनी इन एटीएम, मतलब 6वीं अनुसूची में हमने किसकी बात की है, हमने असम की बात की है। ठीक है, हमने टी से त्रिपुरा की बात की है, हमने मेघालय की बात की है और हमने मिजोरम की बात की है। ठीक है, लेकिन हमने मणिपुर की बात नहीं की है, नो मनी इन एटीएम। तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है आपके। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23वां प्रश्न, भारत का वास्तविक विस्तार क्षेत्र क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम कितना है।
तो बता दीजिए क्लास, ये तो एक रटा हुआ प्रश्न है, अगर आपको आता होगा तो बता देंगे, नहीं आता होगा तो नहीं बता पाएंगे। ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है 3 2 1 4। ठीक है, 3 2 1 4। देखिए याद रखिएगा, यहां पर 3 2 1 4 कभी नहीं भूलेगा, और 2 9 3 3। ठीक है, यहां पर आपका सी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न। बलदेव सिंह ढिल्लों को, एम महादेवप्पा को, फिर वीपी पाल को, या फिर एमएस स्वामीनाथन को? तो सबसे अच्छा प्रश्न है ना ये, सबसे आसान, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक, तो हम किसको कहते हैं? हम एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। जब हम बात करते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की, तो इन्हें हम विश्व के हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, याद रखेगा। और 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला हम देखते हैं 25वां प्रश्न। ग्रैंड इथोपियन रेनिसा डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो जल्दी से बता दीजिए किस नदी पर बनाया गया है मुझे। ब्लू नाइल पे, व्हाइट नाइल पे, ओमो रिवर पे, या फिर ऑरेंज रिवर पर? किस पर? ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? डैम से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है ए, ब्लू नाइल पर। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ग्रैंड इथोपियन, ठीक है, रेनिसा डैम जो है वो ब्लू नाइल पर है। यहां पर देख लीजिए आप, ब्लू नाइल आपको दिख रहा होगा, ब्लू नाइल दिख रही है ना क्लास? इधर लेक ताना दिख रहा होगा आपको मैप में, ध्यान से देखिएगा। तो ब्लू नाइल जो है वो इथोपिया में, सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? इथोपिया में लेक ताना है। ठीक है, तो ब्लू नाइल बिगिंस नियर लेक ताना इन इथोपिया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर व्हाइट नाइल की अगर हम बात करेंगे क्लास, व्हाइट नाइल, तो ये आपके लेक विक्टोरिया, इधर आपको मैप में ढंग से दिख नहीं रहा है, तो लेक विक्टोरिया, ठीक है, से निकलती है। और फिर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपकी कहां पे मिल रही है? खार्तूम में मिल रही है, ये आपका सूडान में है। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? तो याद रखिएगा जो मैं बताना चाह रही हूं, जब हम बात करते हैं ब्लू नाइल की, ठीक है, तो ब्लू नाइल जो है वो लेक ताना से निकल रही है, जो कि इथोपिया में है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। व्हाइट नाइल की बात करेंगे, व्हाइट है तो विक्टोरिया, व्हाइट है तो विक्टोरिया। ठीक है, तो व्हाइट नाइल जो है वो लेक विक्टोरिया से निकल रही है, और ये आपकी युगांडा से फ्लो करते करते खार्तूम में, सूडान में पहुंचती है, और ब्लू नाइल से जाकर मिलती है, और फिर ये दोनों मिलकर नाइल रिवर बनाती है, जो कि कहां पे जाके एम्प्टी होती है? ये एम्प्टी होती है मेडिटेरेनियन सी में। ये भी याद रखिएगा आप लोग। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास, जो मैंने आपको बताया? तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया। ब्लू नाइल आपकी लेक ताना से निकल रही है, इथोपिया से, ठीक है, होते सूडान में जाती है, और खार्तूम में जाके व्हाइट नाइल से मिलती है। व्हाइट नाइल आपकी लेक विक्टोरिया से निकल रही है, युगांडा से फ्लो होते हुए सूडान पहुंचती है, और खार्तूम में ब्लू नाइल से मिल जाती है। ठीक है, और फिर ये दोनों जाके कहां पे एम्प्टी होते हैं? ये मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार गर्म, सूक्ष्म, ग्रीष्म काल और शीतकाल में वर्षा की एकाग्रता की विशेषता रखता है? तो यहां पर बताइए क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स has the characteristic of hot dry summer and concentration of rainfall in the winter? तो जो समर होता है वो हॉट ड्राई होता है, ठीक है, सूक्ष्म ग्रीष्मकाल होता है, और
ठंडक में बारिश होती है। तो बताइए किस तरीके का ये आपका क्लाइमेट होता है? तो लॉरेशियन होता है, ब्रिटिश तुल्य होता है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होती है, या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु की ये विशेषता होती है, ठंडक में बारिश होती है और जो आपका गर्मी होती है वो वहां पे ड्राई सीजन होता है। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है। अगर हम देखेंगे ये जलवायु का आपका रीजन कौन सा है, तो आप याद रखिएगा ये पश्चिम भाग में भूमध्य रेखा से 30 डिग्री और आपका हम देखेंगे 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच सीमित होती है। ठीक है, यहां पर अगर आप देख भी लीजिए क्लास, यहां पर लिखा भी हुआ है, देखिए गर्म शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु क्षेत्र पूरी तरह से महाद्वीपीय संहति के पश्चिमी भाग में भूमध्य रेखा के 30 डिग्री और आपके यहाँ पे 30 डिग्री लिखा है और 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच सीमित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 27 प्रश्न। भारत के किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? मोलासिस बेसिन के नाम से हम किसे जानते हैं बताइए? उत्तराखंड को, मिजोरम को, मेघालय को या फिर छत्तीसगढ़ को? एबीसीडी में से सही उत्तर आपका क्या होगा? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है मिजोरम को। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास, अच्छा मैप नहीं दिया है यहां पर, नहीं तो मुझे लगा मैप इसमें है, आपको दिखाती मैं। मिजोरम के उत्तर पूर्वी राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह संपीड़ित जमा से बना हुआ है, अतः बी जो विकल्प आपको दिया गया है वो आपका सही है। ठीक है, एक घाटी प्रकार का अवसाद या गड्ढा, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैप में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। मुझे लगा यहां पे मैंने मैप इंक्लूड किया है लेकिन है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? ठीक है, डार्क प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो, बेनू, ठीक है, रयुगु या फिर बेस्ता? तो ये तो एक आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे प्लूटो को हम डार्क प्लैनेट कहते हैं। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 29। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए किसे हम जानते हैं डॉक्टर पवन के नाम से, डॉक्टर विंड के नाम से? चिनूक, फोहिन, मिस्ट्रल या फिर हर्मिटन? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है एबीसीडी में से? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है डी, हर्मिटन पवन जो है उसे हम डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। या भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली सूखी धूल भरी और उत्तर पूर्वी या पूर्वी पवन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आर्द्र भूमध्य रेखीय हवा की तुलना में इसकी राहतकारी सूक्ष्मता के कारण इसे हम क्या कहते हैं? डॉक्टर के रूप में जानते हैं। थोड़ा राहत पहुंचाती है तो इसे हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं। तो डी आपका सही उत्तर है। 30वां प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो बताइए क्यूनरी सेक्टर का हिस्सा नहीं है। है बोला गया है, कौन सा नहीं है, कौन सा है? ठीक है, अपने मन से मैंने बोल दिया कौन सा नहीं है, कौन सा इनका हिस्सा है? सरकारी अधिकारी, अस्पताल में डॉक्टर, किसान या फिर पर्यटक मार्गदर्शक? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? पहले आपको पता होना चाहिए पंचम क्रियाकलाप सेवाएं कौन सी सेवाएं होती है। तो पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं होती हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या एवं प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सी जॉब ऐसी है आपकी? ये है आपकी सरकारी अधिकारी जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए जो मैंने आपको बताया वही लिखा है, बस मैंने उसको हिंदी में बताया है। अब इंग्लिश वालों के लिए सुन लीजिए। क्यूनरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो क्रिएशन, रीअरेंजमेंट और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड यूज एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मेनली ये टॉप लेवल की डिसीजन मेकिंग आपकी होती हैं जॉब्स। मेनली यहाँ पे जो आपके स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाली जो जॉब्स होती हैं, गोल्ड
गोल्डन कॉलर कहते हैं ना, जिनकी की गोल्ड कॉलर प्रोफेशन जहां पर होते हैं, जहां पर डिसीजन लेना रहता है, नई चीजों को क्रिएट करना रहता है, नई आइडियाज की बात करते हैं, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग जॉब्स ये होती हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब्स जो होते हैं वो आपकी क्यूनरी एक्टिविटीज के हिस्सा होती है। चलिए अगला हम देखते हैं 31st। भारतीय महासागर की सबसे गहरा गर्त कौन सा है? डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन की बात की गई है। जावा ट्रेंच, ठीक है, यहाँ पे मोलेलियो द्वीप दिया गया है, फिर दक्षिण सैंडविच गर्त दिया गया है, ट्रेंच दिया गया है, फिर मेरियाना ट्रेंच दिया गया है। तो यहां पर किसकी बात की गई है क्लास? इंडियन ओशन की बात की गई है। इसी वजह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा जावा ट्रेंच। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर आप देख लीजिए, जब हम साउथ सैंडविच ट्रेंच की बात करते हैं तो ये सदर्न ओशियन में है, ठीक है। हम प्यूर्टो ट्रेंच की बात करते हैं तो ये अटलांटिक ओशियन में है। मोलॉय होल की जब हम बात करते हैं तो ये आपको आर्कटिक ओशियन में दिख रहा है। जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन में है। मारियाना ट्रेंच जो कि एकदम डीपेस्ट है वो आपका पैसिफिक ओशियन में है। इतनी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, अगले प्रश्न पे हम देखते हैं 32वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो यहां पर बोला गया है वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। ये आपको पता है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इधर आपका क्या है, इस साइड अरेबियन सी है, ठीक है। ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहां पर कौन सा आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है बोला गया है? साबरमती, माही, लूनी या फिर रुकी कुलिया? तो यहां पर रुस्की कुलिया, बताइए। तो रुस्की कुलिया, लूनी या फिर माही या फिर साबरमती? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? रुस्की कुलिया, ठीक है। तो डी आपका सही उत्तर है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये उड़ीसा में है ना। यहां पर देख लीजिए, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर हम बात करें तो लूनी आपको दिख रही है, ठीक है, साबरमती दिख रही है, भद्रा दिख रही है, ठीक है, माही, नर्मदा, तापी, ठीक है, वैतरना, फिर यहाँ पे मांडवी जो कि गोवा में आपको पता है, फिर शरावती, ठीक है, फिर यहां पर आप पंबा याद रखिएगा, पेरियार याद रखिएगा। तो ये सब आपकी क्या, ये सब आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। अब इधर हम देखेंगे, ये वही सेम मैप है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इधर ईस्ट में देखेंगे, ईस्ट में, तो यहां पर आपको पता है ऊपर दामोदर मिलेगी, स्वर्ण रेखा मिलेगी, महानदी मिलेगी, रूसी कुलिया मिलेगी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ये सब क्या है? ये सब आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पूर्व में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं 33rd प्रश्न। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी की बात की गई है, किसके द्वारा दिया गया था बताइए? अब्राहम द्वारा दिया गया था, एंटोनियो द्वारा, एल्फर्ड वेगनर द्वारा या फिर जेम्स हटन द्वारा? तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो एल्फर्ड वेगनर द्वारा दिया गया था, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर जो है वो आपका सी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 34th। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपने जल का निर्वहन करती है कहां पर? बताइए, कहां पर डिस्चार्ज करती है अपने जल को वोल्गा रिवर? कैस्पियन में, काला सागर में, भूमध्य सागर में या फिर उत्तरी सागर में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है कैस्पियन सागर। ए आपका सही उत्तर है। एक बार देख लेते हैं कैस्पियन को। मैंने आपको बोला था आप दो तरीके से याद रख सकते हैं, तारीख याद कर सकते हैं या फिर कतियार याद कर सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। देखिए, अगर कतियार याद करेंगे तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रहेगा। जैसे KA आपका कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया। कैस्पियन को जो जो कंट्रीज आपकी सराउंड कर रही है, देखिए तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, अजरबैजान हो गया, ठीक है, उसके बाद रशिया हो गया। तो ये कैस्पियन सी, ठीक है। वोल्गा नदी जो है वो अपनी
वोल्गा नदी जो है याद रखिएगा वो अपना पानी कहाँ ले जाकर गिराती है, कैस्पियन सागर में। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ सी। नॉर्थ सी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्वे दिख रहा है, डेनमार्क दिख रहा है, नीदरलैंड दिख रहा है और यूके दिख रहा है। ठीक है, तो नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड और यूके। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर आपको फ्रांस और बेल्जियम भी दिखेगा, याद रखिएगा। तो पूरा याद रखिए, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, ठीक है, बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, यूके। ब्लैक सी की बात करेंगे तो यहां पर आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, डूर बीटीजी करके याद रख सकते हैं। तो आर से रशिया हो गया, यू से यूक्रेन हो गया, फिर आर से रोमानिया हो गया, बी से बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया और फिर इधर आपका जॉर्जिया हो गया। डूर बीटीजी। आर से क्या हो गया बताइए, रशिया हो गया। ठीक है, यू से क्या हो गया, यूक्रेन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आर से क्या हो गया, रोमानिया हो गया। बी से क्या हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया, बुल्गारिया। फिर टी से क्या हो गया, टर्की हो गया। ठीक है, और जी से क्या हो गया, जॉर्जिया हो गया। तो ये आपका ब्लैक सी को सराउंडिंग किए हुए, मतलब घेरे हुए जो कंट्रीज हैं उनके नाम थे। चलिए 35th आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी विवर्तनिक प्लेट, यहां पे बोला गया माइनर टेक्टोनिक प्लेट है, जो कि मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है? कोकस, नस्का, कैरोलिन या फिर फ्यूजी? आपका सही उत्तर क्या होगा, एबीसीडी में से। सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशियन के मिड में कौन सी है, इन दोनों के बीच में कौन सी माइनर प्लेट, माइनर टेक्टोनिक प्लेट लाई कर रही, ये पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है ए, कोकस। ठीक है, याद रखिएगा, सही उत्तर क्या है, ए है, कोकस। यहाँ पे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर कोकस प्लेट दिख रही है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल अमेरिका वाला पोर्शन हो गया और इधर आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर पैसिफिक ओशियन है ना, तो ये आपका कोकस प्लेट है। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो यहां पर आपका नस्का प्लेट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए क्लास, अच्छा यहां पर देखिए और प्लेट्स भी दी गई है, एक बार आप देख लीजिए। कोकस प्लेट जो है ये अमेरिका और प्रशांत महासागर ये प्लेट के मध्य स्थित है। नस्का प्लेट की बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये नस्का प्लेट है, या दक्षिणी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है ना, वो प्रशांत महासागर के बीच में आपको नस्का प्लेट दिख रही है। इधर आपको सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन के बीच में कोका प्लेट दिख रही है। ठीक है, ऐसे ही अरेबियन प्लेट है, ये आपका अरब प्रायद्वीप एवं भूभाग में सम्मिलित है। ठीक है, फिर फिलिपिन प्लेट है और कैरोलिन प्लेट है, फ्यूजी प्लेट है, या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में है फ्यूजी प्लेट। हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे वाले टेस्ट में, ये भी उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। तो चलिए क्लास, आशा करती हूँ आज के क्लास में वॉइस का इश्यू नहीं होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े तो मुझे भी लगा वॉइस थोड़ा सा वहां पे बहुत धीमी हो रही है और कहीं कहीं वॉइस में सुनने में तकलीफ हो रही है। उसके लिए मैं आप लोग से माफी मांगूंगी, आशा करती हूँ ये दिक्कत फिर ना हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस मुझे इंक्लूड करने हैं, अभी मैं इंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी मैं आप लोग से क्षमा मांगूंगी। लेकिन आने वाले टेस्ट में हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी जरूर कवर करेंगे। अभी करंट अफेयर सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर सर से रोज करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आने वाले टेस्ट में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर लेंगे। पहले आप लोग रोज करंट अफेयर्स पढ़िए। तो थैंक यू सो मच क्लास, आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़ें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंप्लेन रहा करे, किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं समझ में आए, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसकी चिंता मत करिए कि क्वेश्चन आसान है कि डिफिकल्ट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम उनको डिस्कस करते हैं।
और परीक्षा में कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम टेस्ट आपसे का लेते हैं तो हर तरीके के प्रश्न उसमें इंक्लूड करते हैं, डिफिकल्ट प्रश्न भी, नए प्रश्न भी, आसान प्रश्न भी और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी, ठीक है, ताकि आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो पाए। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। कल आपसे मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।